आपके बेहाफ पे जो भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो ऑथेंटिक, जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर है, ट्रिब्यून हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या जो है अपना अल जजीरा हो, इनमें से हम डेली पढ़ते हैं। और जो आपके रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं ना, जो आपको मदद कर सकते हैं, ना सिर्फ करंट अफेयर्स में बल्कि एसए में, क्रिमिनोलॉजी में, जेंडर में, कृषि की भी कुछ चीज़ें हम देते हैं। उसके अलावा जो है आपकी इस्लामियात से रिलेटेड कोई चीज़ है, या कोई ऐसे ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो आपको हेल्पफुल चीज़ें हैं ना, उनसे रिलेटेड न्यूज़ निकालते हैं, उनसे रिलेटेड डाटा निकाल के आपको एक लेक्चर फॉर्म में आधे घंटे में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप लोगों को एट द एंड ये ना लगे कि आपका ये जो न्यूज़पेपर या जो करंट अफेयर्स वाला एरिया है ये आपका वेग है, अभी तक आप इसको एड्रेस नहीं कर रहे। तो इससे रिलेटेड हम डेली बेसिस पे जो बियॉन्ड करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, वो अभी यूट्यूब पे भी 14-15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं हमारे। हमें वहाँ से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन फिर हमने कहा कि ये जो बच्चे फिजिकली आ रहे हैं और जो ऑनलाइन दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें भी साथ कनेक्ट किया जाए। और तो ये अब आपका क्लासेस के साथ शेड्यूल जो भी होगा उससे हम अलाइन करके आपको उसी टाइमिंग पे रखेंगे जब आप लोग भी अवेलेबल हो। और आपको ये चीज़ हेल्पफुल होगी, ना कि सिर्फ मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप सीएसएस के पेपर्स में बैठेंगे इस सेशन के बाद, और आपने अगर ये कंसिस्टेंटली 4-5 महीने हमारे साथ आप जुड़े रहे, तो आपकी नंबर ऑफ टॉपिक्स वुड बी इन हंड्रेड। दर्जनों ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपने पहले सुने नहीं होंगे, आपके पास उनके एम्पल नॉलेज होगी, और आपकी पेपर में कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। सो इस पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही इसेंशियल है। सीएसएस में आपको ऐसे करना हो, कुछ भी करना हो, आपने पैराग्राफ में ऑथेंटिक कंटेंट लिखना होता है। ऐसा कंटेंट अगर आपका एग्जामिनर पेपर उठा के कोई भी बीच में पैराग्राफ पढ़े और आपने उसमें फॉर सपोज उसे सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट नहीं दिया, आपने कोई ऐसी बात कह दी जो लेमैन हो या जो बैक ना हो किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी फैक्ट से, किसी चीज से, तो वो उसे बुरी लगती है और आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। हमने पर्सनली जो भी मार्क्स लिए, मेरी सीएसएस में करंट अफेयर्स में कंसिस्टेंटली 60-70 मार्क्स आए हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में इम्प्रूव्ड मार्क्स हैं, और ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें मेरी इम्प्रूव्ड मार्क्स आई हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आई कंसिडर्ड न्यूज़पेपर एज द 13 सब्जेक्ट ऑफ सीएसएस। और मैंने इसमें से ना सिर्फ करंट अफेयर्स को देखा, मैंने इसको टोटलिटी में देखा। मेरे 3-4 जो जानने वाले भी दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी यही कहना है कि उन न्यूज़पेपर को आप कंसिस्टेंटली और एक तरीके से पढ़ें। अगर आप लोग वो चीज़ पढ़ते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपका टाइम सेव करने के लिए हमने ये चीज़ स्टार्ट की है। सो ये दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट आज की जो न्यूज़ हैं। वो इसेंशली आज जो हमने डिराइव की है, जो पहली न्यूज़ थी वो डॉन न्यूज़पेपर में फ्रंट पेपर पे आज पब्लिश हुई है। वो ये थी कि हुदीज ने जो है वो ब्लॉक किया है सऊदी शिपिंग को, और उसने एक ब्लॉकेड लगा दिया कहाँ, रेड सी में। अब आपको पता होगा कि ईरान वॉर के जो यूएस ईरान वॉर है, इसकी जो एस्केलेशन है वो बढ़ती जा रही है। पहले वो सीज फायर हुआ, और सारी चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आधे घंटे में कंसाइज करना हो, तो अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूं तो आप वो बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने इस सेशन में करना ये है कि आप लोग एक मेहरबानी करके एक रजिस्टर लें, और या तो एक रजिस्टर लें या तो हर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड छोटी कॉपीज ले लें। वो एक रजिस्टर में पोर्शन वाइज आप बना लें कि ये सोशियोलॉजी का पोर्शन है, क्रिमिनोलॉजी का, जेंडर का, या ये करंट अफेयर्स का, या पाकिस्तान अफेयर्स का। उससे रिलेटेड जो भी मैं न्यूज़ डिस्कस करूँ आपने सिर्फ वहाँ नोट डाउन करनी। और पेपर के एंड में जब आप पेपर देने जा रहे होंगे आप ये रिवाइज करके जाएंगे। आपको मतलब मैं अभी आपको जितना भी बताऊं आपको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम के दिन आपको ये बात समझ आएगी कि मैं इतना क्यों पुश कर रहा था। तो आपने ये चीज करनी है नोट डाउन करने के लिए। अच्छा, पहली चीज जो थी हुदीज का। अब हुदीज कौन है? हुदीज यमन में ईरान बैक्ड एक ग्रुप है जो का यमन के जो साउदर्न साइड है वहां पर उसका जो है होल्ड है। पॉलिटिकली वो कंट्रोल करता है उस रीजन को, और वो रीजन जो है ये आप समझें कि, ठीक है, अगर मैं आपको यूं मैप से समझाऊं तो ये सऊदी अरब है, ठीक है, ये ओमान है, ये यमन है, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, यहां पर है ईरान, और यहां से है अफ्रीका। ये जो है ना रेड सी लेन है।
अब यहां से तो आपको पता होगा कि इस वॉर में न्यूज आ रही थी, आप सबको पता चल रहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हुआ है, ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट हो रही हैं। तो उसका जो अल्टरनेटिव था ना सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब बेसिकली सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, और उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना ऐसे समझे कि उसके लिए एक, उसकी इकोनॉमी के लिए एक डेडली चीज थी। तो उसने शिफ्ट किया अपना जो सारे ऑपरेशंस थे ना ऑयल एक्सपोर्ट्स के, वो रेड सी की तरफ से। उसने कैसे किया, यहां से इन्होंने पाइपलाइंस खींची, यहां पर इनका पोर्ट था, पोर्ट के थ्रू वो अपनी एनर्जी सप्लाईज को कंटिन्यू जारी रख रहे थे। यमन में जो सऊदी ईरान बैक्ड हुदीज का जो ग्रुप है, वो बेसिकली एक मिलिशिया ग्रुप है जो कि कंट्रोल करता है एक सर्टेन टेरिटरी को, वहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी उनकी है। लेकिन सऊदी अरब और यहूदीज की जो है वो एक वॉर हो चुकी है 2016 से, सऊदी एक्सेप्ट नहीं करता इस अथॉरिटी को। अब जब से वॉर एस्केलेट हुई है यूएस ईरान की, तब से हूदीज ने एक बार पहले 2023 में इस पे ब्लॉकेड लगा चुके हैं। अब दोबारा से जो है सऊदी अरब ने जो है ना, सऊदी अरब और हूदीज के दरमियान 2022 में मुआहदा भी हुआ था, पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई थी। वो एक दूसरे के जो वॉर थी उनकी हूदीज के साथ, वो रुक गई थी। लेकिन दोबारा से एस्केलेट हुई है अब पिछले वीक, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि यमन में हूदीज ने कहा है कि हम रेड सी पे जो है कंप्लीटली ब्लॉकेड लगा रहे हैं, आई फॉर एन आई, अगर मैं पर्टिकुलरली वर्ड यूज करूं, उन्होंने यूज किया। तो वो उस ब्लॉकेड की वजह से अब दोनों साइडों से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और रेड सी से, दोनों साइडों से जो सऊदी की ऑयल शिपमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। अब इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वॉर के, वो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ना डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ग्लोबल पीस हो, एनर्जी सप्लाईज हो, या अलायंसेज हो, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी हो, हर पर्सपेक्टिव से वॉर को समझने के लिए आपको डेली फॉलो करना पड़ता है। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या है, इसकी वजह से पहली बात तो ये हुई है कि जो सऊदी अरब है ना, वो अब डायरेक्टली इंगेज, चांसेस हैं कि अब ये डायरेक्टली इंगेज हो रहा है मिलिटरीली। आपको पता होगा स्ट्रेटेजिक डिफरेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने। तो इस पर्सपेक्टिव से अब सऊदी अरब की इंगेजमेंट क्या इस वॉर को मजीद जो है इंटेंसिफाई कर रही है, या हुदीज ने जो ब्लॉकेड लगाया अब उसका फ्यूचर का क्या है, आपको ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि किस तरीके से ये वॉर, जो कि पर्टिकुलरली कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आई थी कि यूएस ईरान की, जो यूएस ने जो स्ट्राइक्स की इसराइल के साथ के यहाँ पर रिजीम चेंज करेंगे और यहाँ पर जो है ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को टारगेट करेंगे, अब वो कितनी एस्केलेट होते जा रही है, पूरे के पूरे रीजन को इनगल्फ कर रही है। पहली चीज ये थी, अब ये कुछ की स्टैट्स हैं, 10 मिलियन बैरल्स जो है ना पर डे सऊदी अरब ऑयल एक्सपोर्ट करता है, वो प्रोड्यूस करता है। और ये जो वॉर थी ना, अब इसकी वजह से क्या था कि जैसे मैंने बताया कि रेड सी उसके लिए एक अल्टरनेटिव रूट था, अब वो भी ब्लॉकेड की तरफ गया, तो हो सकता है कि ये वॉर रीजन पे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़े और ये एस्केलेट हो जाए। और दूसरा इम्पैक्ट क्या है, दूसरा इम्पैक्ट ऑब्वियस है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट होंगी। ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज ऑलरेडी इस ट्रेंड पे, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ऑयल की प्राइसेस थी वो $76 पर बैरल से अभी 90, आज की जो प्राइसेस है वो $92 पर बैरल है। और ये अगर इस न्यूज के बाद कह रहे हैं कि ये शायद 100 भी क्रॉस कर जाए। सो दिस वाज द डेवलपमेंट रिगार्डिंग वॉर, और जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इसके जो रीजनल जो है ना इंटेंसिफाई हो रही है वॉर, और इसकी एनर्जी सप्लाईज किस तरह से डिस्टर्ब हुई है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, और उसके ऐसे में अगर कोई आ जाए, और बहुत चांसेस हैं इसके। यूएस ईरान वॉर, ये आप ऐसे नहीं समझिएगा कि इसकी जो लिमिटेड है, ये वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी आने, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आने, वॉर से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जरूर क्वेश्चंस पूछेंगे, और बहुत इसेंशियल है ये टॉपिक इस साल का आप करंट अफेयर्स की पर्सपेक्टिव। अब आते हैं एक और टॉपिक जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। वो क्या है, एनएफसी फार्मूला। आप सबको पता है नेशनल जो है एनएफसी अवार्ड, जो कि सूबों में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म है आर्टिकल 160 के तहत। तो एनएफसी अवार्ड में पहली जो सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस में ना क्वेश्चन आते रहते हैं कि वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ जो है इंटर प्रोविंशियल इशू क्या है, फेडरेशन के इश्यूज कौन से हैं, वाटर, एक हमारे यहाँ वाटर का इशू था, उसके अलावा जो एनएफसी है ना उससे रिलेटेड भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं। अब वो पर्टिकुलरली किस सूबे के हैं, केपी के। केपी का जो सबसे बड़ा एनएफसी में ग्रीवेंसेस है ना इस वक्त जो फेडरेशन में हमारे,
वो सबसे बड़ा एनएफसी से रिगार्डिंग ये है कि आपने 2018 में केपी में फाटा एक्स फाटा मर्ज किए डिस्ट्रिक्ट्स। वो आपको पता होगा 2018 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज किया, लेकिन वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उनके डिस्ट्रिक्ट्स मर्ज हुए एंड थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन समेत दे दिया, लेकिन एनएफसी में उनका शेयर नहीं बढ़ा है। तो केपी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रोविंस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गया है, ठीक है। एफसीसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपको पता है 27th अमेंडमेंट के बाद जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए बना है हायर अथॉरिटी। सो एफसीसी जो भी गया है एफसीसी में और ये प्ली की है उसने कि आप जो है इसको एनएफसी रिविजिट करें, या ये अथॉरिटी है कि जो अपना नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड, मतलब अभी जो फार्मूला है ना बेसिकली वो कैसे रिविजिट करेंगे। अब तक जो एनएफसी का फार्मूला चल रहा है वो 7th एनएफसी के चल रहा है। 2008 में जब 18th अमेंडमेंट आई थी, 2009 में 7th एनएफसी अवार्ड दिया गया था, जिसके तहत उस टाइम की जो पॉपुलेशन के फिगर्स थे, उस टाइम के जो इंडिकेटर्स लिए गए थे कि पॉवर्टी ये होगी, किसी सूबे का डेवलपमेंट इतनी हो, पॉवर्टी का वो जो टैक्स कलेक्शन के जो भी इंडिकेटर्स लिए गए थे उसके हिसाब से सबको अवार्ड किया गया। लेकिन अभी केपी कह रहा है कि आपने अभी तक आप उस 7th एनएफसी अवार्ड पे हैं, आपने उसको रिविजिट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये मैटर लेके गया है कि क्या ये जो अवार्ड है ये सिर्फ उसी टाइम का तय हुआ है या इसको रिविजिट भी आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये 11th एनएफसी से रिगार्डिंग मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक सब्सटेंशियल चीज नहीं आई कि ये जो है 11th एनएफसी अवार्ड किस तरीके से दोबारा जो है नया अवार्ड जो है ना जारी किया जाए। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो अब इसमें पावर और अथॉरिटी का बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया है कि पावर क्या है, क्या हमें जो है अगर हम डेडलॉक पे हों और किसी फार्मूले पे पहुंच ना पा रहे हों तो क्या ये सिर्फ ऐसे ही होगा कि आप पिछले फार्मूले पे चलते रहें। तो केपी इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को लेकर गया है एफसीसी के पास। उसकी फर्दर जब डिटेल जजमेंट आएगी तब आपको चीजें क्लेरिफाई होंगी। आर्टिकल 160 के तहत जो है ना फेडरल का जो क्लेम है, आर्टिकल 160 इसको याद कर लें कि वो केपी कह रहा है कि आप इसे क्लेरिफाई करें कि ये डेडलॉक जो आ रहा है 11th एनएफसी में क्या ये जस्टिफाइड है, या हमें जो है जो रिसोर्स की एलोकेशन है या जो नए जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे एनएफसी में एड्रेस करेंगे। सो इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस, फेडरेशन, और उस पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी जो कि आपको हेल्प करेगी। इशरत हुसैन आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और राइटर इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के वो भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। और ये इनकी जो बुक है आप लोगों ने पढ़ी है? हाँ, ये बुक पढ़ी है आप लोगों में से किसी ने? इस बुक को जरूर पढ़िएगा। ये बुक आपके सीएसएस के 6-7 सब्जेक्ट्स का मटेरियल देती है आपको। बहुत बेहतरीन किताब है। अच्छा, इशरत हुसैन साहब ने आज डॉन में लिखा है रीथिंकिंग ट्रेड पॉलिसी। अब ये उनकी डिस्कशन थी बेसिकली स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी जो पाकिस्तान फॉर्मुलेट कर रहा है। असल में ये एक डेकेड से ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना अपनी ट्रेड पॉलिसी 5 साल के गोल के लिए फॉर्मुलेट करता है, जिसमें वो अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट को सेट करता है और वो एड्रेस करता है कि हमारी किन किन सेक्टर्स में हम कितनी ग्रोथ करेंगे। तो अभी एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है, उससे रिलेटेड उन्होंने आर्टिकल लिखा। बेसिकली हमारा उससे ताल्लुक तो है, वो जरूर हम मेंशन करेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने आर्टिकल में बहुत 4-5 चीजें ऐसी बताई हैं जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा हमें सॉल्यूशंस भी दे रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उनका ओपिनियन था। हम डिस्कशन बेसिकली करेंगे कि पाकिस्तान अपनी इस एक्सपोर्ट सेक्टर को किस तरीके से इनहेंस कर सकता है, और दूसरी डिस्कशन हम करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। इस आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए मैंने हाईलाइट की हुई है। अच्छा, बेसिकली जो पहले जो थी इनकी डिस्कशन थी वो उन्होंने ये जो चीजें बताई ना उनमें ये बताया कि पाकिस्तान की जो 2015 से 20 तक की जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी थी ना उसमें उन्होंने बड़े आइडियल गोल सेट किए थे। उन्होंने कहा था कि उस वक्त हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो देख रहे थे कि हम अपना $32 बिलियन, इसमें जो है ना $35 बिलियन का टारगेट रखा था, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स थी इस 5 साल में टोटल $20 बिलियन। दूसरी पॉलिसी आई 2021 से 26 तक,
तब पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया था वो $57 बिलियन का था, और लेकिन अचीव हुई $32 बिलियन। ये क्यों है? वो बेसिकली इन्हीं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। वो कहता है कि आपने टारगेट्स जो है ना वो बड़े आइडियल सेट करते हैं, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स के जो एक्चुअल ग्रोथ है ना हमारी, हमें जो एक्चुअल हमारा जो टारगेट होता है ना वो कम होता है। अब यहाँ पर डेफिसिट था तकरीबन $22 बिलियन या $23 बिलियन का, उससे पहले जो है $15 बिलियन का। तो वो कुछ हकीकत जो है ना वो इसमें डिस्कशन जो बेसिकली कर रहा होता है ना वो यही कर रहा होता है कि पाकिस्तान में आपके आइडियली एक्सपोर्ट्स के टारगेट इसलिए मैच नहीं होते कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं पॉलिसीज में। स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। पहली ये कि जो ग्लोबल शॉक्स हों या कोई ऐसी चीजें जो कि अनप्रेसिडेंट हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, एक्सटर्नल शॉक्स हों, उसको हम कंसीडर नहीं करते पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हुए। क्या हुआ 2025 से अगर 26 वाली पॉलिसी देखें, 2025 से 26 तक अब तक दो ग्लोबल वॉर्स हुई हैं, यूक्रेन रशिया वॉर और अभी यूएस ईरान वॉर, और एक जो है डिजास्टर आया है जिस कोविड-19 की सूरत में। अब वो इस पीरियड में वो कह रहा है कि ये जो चीजें थी इन्होंने पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी को तबाह किया था, और हमने कंसीडरेट नहीं की ऐसी चीजों को, और हम फिर भी आइडियली गोल्स को सेट कर रहे हैं। जो कह रहा था ना कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो बेसिकली जो इकोनॉमिक इश्यूज हाईलाइट करता है ना वो पहला ये करता है कि हमारी जो मार्केट है ना वो, नंबर वन थिंग, हमारी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है ना वो नहीं है। एक्सपोर्ट सेक्टर में पाकिस्तान का पहला प्रॉब्लम कि हमारी जो मार्केट है ना वो डाइवर्सिफाइड नहीं। आज से 70 साल पहले भी हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे थे, 70 साल बाद भी हम पूछेंगे तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है हमारी टॉप पे। ठीक है, हालांकि दुनिया जो है ना हाई टेक्नोलॉजिकल एंड पे पहुंची है, वो चीजें एक्सपोर्ट कर रही हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हैं, और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करती है या ज्यादा डॉलर्स आते हैं। और दूसरी चीज वो कहता है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग, वो टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस नहीं, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर अभी तक वही ट्रेडिशनल मेथड्स पे चल रहा है। अभी इंडस्ट्रीज आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूम के बाद एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन इतनी फास्ट हो गई है, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इतनी फास्ट हो गई है। आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एज था ना वो, या कॉम्पिटिटिव गैप है ना वो फर्दर वाइड होता जा रहा है। तीसरी चीज वो कहता है कि हमारी जो डेस्टिनेशंस है ना एक्सपोर्ट की वो भी लिमिटेड है। तीन चीजें फ्लॉज उसने बताया। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन लिमिटेड है कैसे? 60% ऑफ आवर ट्रेड एक्सपोर्ट्स, 60% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर लिमिटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, ईयू, चाइना एंड यूएई टुगेदर। सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिन पे हमारी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट सेक्टर का इन्हिसार है। अब अभी रिसेंट आपने देखा होगा ये 4 कंट्रीज, यूएस, ईयू, चाइना, यूएई। ईयू तो ब्लॉक है खैर। अभी आपने देखा होगा ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसीज थी, अपने टैरिफ पॉलिसीज, उन्होंने टैरिफ आयद किए पाकिस्तान पे। हमारे लिए इतना बड़ा शॉक था क्योंकि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स है एज अ कंट्री। तो आपने सारी जो कहते हैं ना कि पुटिंग योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपके सारे स्टेक्स उसी चंद कंट्रीज पे हैं। तो अगर आप इसको डाइवर्सिफाई ना करना, या इस जो लिमिटेशन है इसकी वजह से भी जो है हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हो रही। अब वो कहता है कैसे ये एक्सपोर्ट ग्रोथ करें। अब वो बेसिकली जो सॉल्यूशंस है ना, इस आर्टिकल में बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन है रिलेटेड टू दैट ट्रेड पॉलिसी, बट वी हैव ट्राइड टू पिक जस्ट दोज पॉइंट्स जो कि आपके इस आंसर को एड्रेस करें, इस ऐसे में उस चीज को एड्रेस करें जो कि आपसे पूछी गई है। फॉर सपोज आपसे पूछा गया है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली बात वो जो ये करता है वो कहता है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ट्रेडिशनल जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, या लेदर इंडस्ट्री है, या जो हमारे जो है फूड एक्सपोर्ट्स हैं, इनसे बाहर आए और हाई टेक जो है ना ग्रोथ करें। ऐसी ऐसी चीजें जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, और उन सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करें। अब दूसरी वो कहता है कि दूसरा उनका सोल्यूशन है ना वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है ना उनके साथ इंटीग्रेट करें। अब ये क्या बात है? ये बात जो बेसिकली वो कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि आपने अपने जो ट्रेडिशनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं
आप उनको देखें कि वो अपने लोगों को क्या या एक्सपोर्टर्स को क्या इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बन रही है, और बनिस्बत आप अपने आप को देखें तो आपके पास टैरिफ रिजीम्स ब्रूटल है, ठीक है, आपके पास ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स। उनमें जो ये चीज उन्होंने डिस्कस की थी ना, वो ये थी कि पाकिस्तान मस्ट परस्यू प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद एशियान, द जीसीसी, जापान, कोरिया, यूके, यूएस, ये आपने डिटेल में लिखनी है, पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर रीजनल ब्लॉक्स एज वेल एज कंट्रीज। अब इंडिया ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स इसेंशियल हैं। इस वक्त हमारा सिर्फ जो ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो चाइना के साथ, लेकिन अगर हम इन मार्केट्स में जाएं और अपने वेन्यूज को डाइवर्सिफाई करें तो हो सकता है कि हमारी जो एक्चुअल जो ग्रोथ के नंबर्स हैं ना ट्रेड के, वो भी इंक्रीज हो। और वो ये कह रहे हैं कि अभी जो चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, आपको शायद पता हो कि चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन एनुअली हमें लॉस में पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है नहीं, चाइना के पास देयर इज मैनी थिंग्स टू ऑफर, और वो बम्बार्ड करता है यहाँ पर, और हमारा जो रिलेटिवली ट्रेड गैप है ना, वो वाइडन होता है, और उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। वो कहता है कि आप इससे जो चाइना के साथ एग्रीमेंट है ना, उससे भी फेवरेबल बनाए, या तो आप ये करें कि उसमें उन्होंने ये एक वन वर्ड बात कही, लेकिन कैसे वो बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो कहना चाह रहे होते हैं कि आप उनसे प्रेफरेंस लें कि भाई आप कुछ चीज़ों को जो है ना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हमें लगाने दे, मतलब कुछ टैरिफ्स लगाने दे, या हमारी जो चीज़ें हैं उनको भी इंट्रेंस दें, या उनको जो है मार्केट एक्सेस दें। सो इस पर्सपेक्टिव से बात हुई। और ये जो चंद चीजें थी एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और कोई भी आर्टिकल अपने अंदर सारी चीजें कंटेन नहीं करता, कुछ चंद चीजें डिस्कस होती हैं, चंद चीजें फिर हमें कभी मिलेंगी किसी और आर्टिकल से। और ये इस आर्टिकल की डिस्कशन बेसिकली ये थी। मूविंग फॉरवर्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स में था कि ट्रंप रिस्क अनदर फॉरएवर वॉर, फॉरएवर वॉर। अच्छा, ये ऐसे में ये एक बार ऐसे किसी ने मॉक में था, पता नहीं कहाँ था, कि पीस इज एन इंटरवल बिटवीन टू वॉर्स। और अभी भी जो रियलिज्म से रिलेटेड आते हैं या वॉर से रिलेटेड ऐसे आते हैं, इसमें एक ऐसी चीज थी, एक कोटेशन भी था बेसिकली, जो आपने याद करना है। बल्कि ये तो एज इट इज ऐसे की टॉपिक है, इस पे ऐसे भी अटेम्प्ट हो सकता है। नो वन स्टार्ट्स अ वॉर एक्सपेक्टिंग इट टू लास्ट फॉर एवर, कि कोई भी जंग इसलिए शुरू नहीं करता कि वो हमेशा चले। हर कोई इसी ऑब्जेक्टिव से जंग कंट्रीज लड़ती हैं कि शायद हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे और इसको एक दिन खत्म होना है। लेकिन वो यूएस के केस में बता रहा है कि यूएस के साथ उलट ही हुआ है हमेशा, सिंस द टाइम ऑफ वियतनाम। वियतनाम वॉर आपको पता है, ठीक है। वियतनाम के बाद हुआ यह है कि यूएस जिस किसी भी वॉर में गया है ना, परपेचुअली वो उसके गले में पड़ गया। वो जाता है कि ये हम ऑब्जेक्टिव 4 महीनों में अचीव कर लेंगे। उसके बाद यूएस वॉर ऑन टेरर, उसमें उन्हें 20 साल लगे। उसके बाद आप देख लें इराक में गए तो इराक में उन्हें 15-16 साल लगे निकलते। तो गए तो ये एक ऑब्जेक्टिव से होते हैं, और इतनी एक जो सुपर पावर एरोगेंस से जाते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को करके फिनिश करके निकलेंगे। लेकिन अच्छा, ये आप नोट डाउन कर लें, इसमें एक प्रोफेसर हैं वॉर स्टडीज के किंग्स कॉलेज लंदन में, इनका नाम है डी फ्रीडमैन, लॉरेंस डी फ्रीडमैन। उनके एक टर्म है जो वो यूज करते हैं, वो कहते हैं द शॉर्ट वार फैलेसी। शॉर्ट वार फैलेसी, फैलेसी क्या, खुशफहमी को कहते हैं मेरे ख्याल में। तो ये जो ग्लोबल पावर्स होती है ना, इन्हें एक फैलेसी है ये उनकी, कि हम जो अपनी वॉर्स है ना, जस्ट बिकॉज वी आर माइटी पावर्स और हम ज्यादा डैमेज देने की मतलब कैपेसिटी रखते हैं, तो हम अपनी वॉर को शॉर्ट कर सकते हैं और हम शॉर्ट करके निकल आएंगे। लेकिन हमेशा इससे उलट साबित होता है। अभी ईरान वॉर की केस स्टडी को लेकर वो यही कह रहा था कि गए ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि हम यहाँ रिजीम चेंज करेंगे, हम यहाँ पर जो है ईरान क्लियर जो प्रोग्राम है ना, वो टोटली डिसमेंटल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन अब वॉर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब जब ये 14 पॉइंट्स
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसमें कहीं पर भी न्यूक्लियर का जिक्र नहीं था, कहीं पर रिजीम चेंज का जिक्र नहीं था, जिस पे दोनों एग्री हुए, उसके बाद अभी हॉस्टिलिटीज रिवाइव हुई हैं। तो ये फेलेसी है उनकी, ठीक है, ये शॉर्ट वार वार फेलेसी है जिसने परपेचुअल बनाया हुआ है वॉर को। उसकी वजह से हमारे यहाँ वॉर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है कि किस तरीके से जो है एआई राइवलरी में दुनिया की दो जो सुपर पावर्स हैं, या जो यूएस चाइना राइवलरी में एआई किस तरीके से रोल अदा कर रहा है। तो ये एक पॉइंट आपको पता हो कि चाइना का ये पर्सपेक्टिव है कि चाइना अपनी चीज़ों को या एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कर रहा है, अवेलेबल कर रहा है अपने दुनिया के लिए, और यूएस वहां पर उसको एक्सपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ थी डिस्कशंस के लिए, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ये सेशन था बियॉन्ड करंट अफेयर्स का, कुछ और होंगी तो फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट।